हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग द्रव्यमान और भार से रिलेटेड कुछ टॉपिक और पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और एक फार्मूला मैं लास्ट में बताया था W = mg, जहां पे W हमने बताया था कि वेट होता है, m मास ऑफ बॉडी होता है और g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, उस रिलेशन के बेसिस पे कभी कभार आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है अगर वो रिलेशन या वो फार्मूला आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान धरती पे 1 kg है तो उस वस्तु का भार क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आज इसको समझते हैं, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान धरती पे 1 kg है, मतलब द्रव्यमान दिया हुआ है, इस धरती पे कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 1 kg है, यानी कि मास ऑफ बॉडी दिया हुआ है, ठीक है। तो उस वस्तु का भार क्या होगा। अब भार पूछ रहा है कि क्या होगा, ठीक है। और ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं होंगे। 1 kg 9.8 ग्राम, 9.8 न्यूटन और 1 न्यूटन, ठीक है। जिस स्टूडेंट को ये जो रिलेशन पिछले क्लास में हम लोग पढ़े, जो फार्मूला पढ़े, वो अच्छे से समझ में आएगा, वो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप अच्छे से समझने का कोशिश करना। देखो क्या दिया क्वेश्चन, कभी भी न्यूमेरिकल दिया हुआ हो तो पहले उसको पढ़िए और समझिए। और समझने का मतलब ये है कि पढ़ के ये समझिए कि उसमें क्या क्वांटिटी दिया हुआ, किस चीज़ की मात्रा दी हुई है और कौन सी मात्रा पूछी जा रही है, कौन सी राशि हम लोग को ज्ञात करना है। यही 2 चीज़ करना होता है, क्या दिया हुआ है और क्या हम लोग को ज्ञात करना है। 2 ही चीज़ तो होता है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान धरती पे 1 kg है, यानी कि द्रव्यमान दिया हुआ, द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं, यानी कि m का वैल्यू दिया हुआ कितना, तो 1 kg, ठीक है। m मतलब द्रव्यमान हो गया, इसका वैल्यू दिया हुआ 1 kg। तो उस वस्तु का भार क्या होगा, मतलब पूछ क्या रहा है, तो हम लोगों को वेट पूछा जा रहा है हम लोगों से कि वेट क्या होगा। वेट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो भार बोलते हैं, ठीक है। W का वैल्यू पूछा जा रहा है। और पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो W होता है उसका वैल्यू होता है mg। आपको जो वैल्यू ज्ञात करना होता है उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और फार्मूला जैसे लिखोगे, अगर याद है तो फार्मूला लिख के देख लेना कि भैया इसमें W का वैल्यू ज्ञात करना है, तो हम लोग को 2 वैल्यू और चाहिए, एक m का वैल्यू चाहिए, दूसरा g का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखना होगा कि क्या m का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो बिल्कुल m का वैल्यू दिया हुआ है। m का वैल्यू है 1 kg, यानी कि m का वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या g का वैल्यू दिया हुआ है, तो g का वैल्यू जनरली क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रहता है, ठीक है। अगर g का वैल्यू दिया हुआ होगा तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बना भी देंगे। तो g का वैल्यू जो है ना आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ होगा, उसके बावजूद भी हम लोग g का वैल्यू जानते हैं। हम लोगों ने पिछले क्लास में जब ये फार्मूला पढ़ा था तो वहाँ पे मैं g का वैल्यू लिखाया था। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और आपको ये वैल्यू याद रखना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मास का वैल्यू दिया हुआ, m का वैल्यू कितना भाई 1 kg, kg नहीं लिखेंगे। g का वैल्यू कितना है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दोनों स्टैंडर्ड यूनिट था। मास का kg स्टैंडर्ड यूनिट है और ये g का ये स्टैंडर्ड यूनिट है, तो इसको यूनिट को लिखने का जरूरत नहीं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1 × 9.8 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि 9.8 के बाद यहाँ पे kg होगा या फिर न्यूटन होगा। तो आप देखोगे कि वैल्यू क्या फाइंड आउट किए हो, आपने W का वैल्यू फाइंड आउट किया, यानी कि आपने भार निकाला, ठीक है। और भार का यूनिट यानी कि इकाई क्या होता है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भार का जो इकाई होता है वो न्यूटन होता है। वो क्या होता है भाई, न्यूटन। न्यूटन साहब ने ही इस चीज़ को डिफाइन किया था। सेव के पेड़ के नीचे वो बैठे हुए थे, मैंने बताया, और सेव उसी समय जब गिरा धरती पे तो उन्होंने एक रिसर्च किया और उन्होंने बताया कि धरती हर एक चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करती है और उसका उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल नाम दिया। इसीलिए उन्हीं के नाम पे भार का इकाई बन गया, ठीक है, यानी कि न्यूटन। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, जानते होगे आप लोग। तो अब देखो आपका आंसर कितना आया, तो आपका आंसर आया 9.8 न्यूटन। देखोगे ऑप्शन में 9.8 न्यूटन है क्या, बिल्कुल है, 9.8 न्यूटन यहाँ पे है। तो हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हो। बहुत बारी 9.8 kg भी दिया हुआ रहता है ऑप्शन में, तो आप हड़बड़ी में ऐसा गड़बड़ी नहीं करना कि 9.8 kg लगा देना। भार का वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो ऑब्वियसली उतना आप लोगों को समझदारी होगा कि भार का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कि न्यूटन होता है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न करने के बाद अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे जो कि आप लोगों के लिए है। आप लोग इस प्रश्न को खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। क्या प्रश्न है भाई, अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान धरती पे 10 kg है, यानी कि 10 किलोग्राम है, तो उस वस्तु का भार क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान दिया हुआ, यानी कि मास का वैल्यू दिया हुआ है 10 kg। ठीक है, और अब उसी वस्तु का भार पूछ रहा है। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले वाला है, फॉर्मूला भी सेम होगा। आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए, देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, आप इसको फाइंड आउट कीजिए खुद से। मेरे अनुसार इसका जो आंसर होगा डी होगा, बट सोल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, आप इसको खुद से कीजिए। तो चलिए अगला भी प्रश्न देखेंगे। जो तीसरा नंबर प्रश्न है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रश्न है तीसरा, उसको पढ़ें। अगर किसी वस्तु का भार धरती पे 100 न्यूटन है, ठीक है, क्या बोल रहा है, अगर किसी वस्तु का भार धरती पे 100 न्यूटन है तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है भाई ये भी। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन भी रहेगा। ठीक है, ऑप्शन के बाद में करेंगे। अब आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद या प्रश्न पढ़ने के बाद सबसे पहले यही चीज़ देखना होता है कि क्या हम लोग को दिया हुआ है प्रश्न में और क्या हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, ये एक समझदार स्टूडेंट का यही निशानी होता है। प्रश्न को बहुत आराम से पढ़ते हैं और प्रश्न पढ़ने के दौरान ही वो लोग समझ जाते हैं, जो चालाक स्टूडेंट होते हैं, कि भाई क्या दिया हुआ और क्या हम लोग को ज्ञात करना है। तो जब भी कोई प्रश्न पूछे तो उसको पढ़िए, तो उसको अच्छे से पढ़िए और उसको समझ के पढ़िए। ठीक है, समझ के पढ़ने का मतलब यही होता है कि आपको ये पता चल जाए कि क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। अगर किसी वस्तु का भार धरती पे 100 न्यूटन है, यानी कि भार दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है भाई, भार। तो भार जो होता है हमारा, उसको हम लोग वेट बोलते हैं, W से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू दिया हुआ 100 न्यूटन, N लिख लिया, न्यूटन को शॉर्ट में N लिख लिया गया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, यानी कि द्रव्यमान को हम लोग मास बोलते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका वैल्यू ज्ञात करना है तो हमने वाट लगा लिया। और एक रिलेशन हम लोग जानते हैं, जब भी द्रव्यमान और भार से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे, भार दिया हुआ द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान दिया हुआ भार निकालना है, तो हमारे पास एक यूनिवर्सल फार्मूला है। वो यूनिवर्सल फार्मूला क्या है, तो W = mg। फटाक से ये फार्मूला लिख लेना और देखना कि इसमें क्या क्या वैल्यू दिया है। क्या W का वैल्यू दिया हुआ, बिल्कुल W का वैल्यू यहाँ पे हम लोग को पता है। M का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं, M का वैल्यू निकालना है। क्या G का वैल्यू दिया हुआ, तो G का वैल्यू दे ना दे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। और ये हम लोग जानते हैं कि G का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर/सेकंड² होता है। ठीक है, तो G का वैल्यू हम लोग को पता है, तो निकालना क्या भाई, M का वैल्यू। तो इससे हम लोग M का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। इतना आप लोगों को मैथ आता होगा कि ये कोई G है, इधर गुना में है, तो इधर भेज देंगे W के साथ, तो ये भागा में हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा W/G = M, यानी कि M सिर्फ इधर बचा, G को इधर भेज दिया, तो W/G हो गया। W का वैल्यू कितना दिया हुआ भाई, तो W का वैल्यू दिया हुआ 100 और G का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 = M। इसी M का वैल्यू निकालना, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 10.20 आ जाएगा M का वैल्यू। और चूंकि ये मास है, तो मास का जो यूनिट होता है, इकाई होता है, वो क्या होता है, किलोग्राम होता है। यानी कि आपका मास M = आ गया 10.20 किलोग्राम। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट का अच्छे से ये सब टॉपिक पढ़ा हुआ होता है वो लोग बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज करके यहाँ तक फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे एक और फार्मूले के बारे में जो कि वेट का है, यानी कि भार का एक और हमारा
फार्मूला होता है यानी कि सूत्र होता है, उसको भी कभी कभार डायरेक्ट उसका फार्मूला भी पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो उसको भी जानना ज़रूरी है। हालांकि ये सारा जो टॉपिक है ये अगेन फिजिक्स में भी आप लोग को मिलेगा, वहाँ पे भी ये सारा चीज़ पढ़ाएगा, बट हमारे इस भी सिलेबस में तो मुझे भी इसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो देखो एक्चुअली भार क्या होता है, धरती पे किसी चीज़ का, किसी वस्तु का भार निकालने का एक फार्मूला और होता है। क्या वो फार्मूला होता है? तो धरती जो होता है उसका मान लो ये ऐसे शेप है, आकार है, ठीक है, और कहीं पे भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब ये कोई वस्तु है, और इस वस्तु का इस अर्थ पे, ये अर्थ है हमारा यानी कि पृथ्वी है, और इस पृथ्वी पे, पृथ्वी के सतह पे ये कोई वस्तु है, कहीं पे भी रखा हुआ वस्तु हो सकता है, और इसका मास जो है m है, यानी कि इसका द्रव्यमान हम लोग को पता है m है। तो इसका क्या फार्मूला होगा? एक फार्मूला और यूज होता है, कोई भी वस्तु का अगर धरती पे या कह सकते हो पृथ्वी पे जब उसका भार निकालना होता है तो भार निकालने के लिए एक फार्मूला और होता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, समझने का आप लोग कोशिश करना। मैंने क्या बताया कि ये जो ये जो सर्किल मैंने बनाया, ये सर्किल अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थ को दर्शा रहा है, और इस पे एक वस्तु रखा हुआ है जिसका मास जो है m है, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला होता है W इक्वल टू, यानी कि W क्या हो गया भाई? तो W हमारा एक भार हो गया, ठीक है। अगर इस वस्तु का भार निकालना है अर्थ पे तो WE लिख लेते हैं, वेट ऑन अर्थ हो जाएगा, WE मतलब वेट ऑन अर्थ हो जाएगा। तो इसका जो फार्मूला होता है, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि जो वेट होता है एक तरह का ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि वेट को कैसे डिफाइन करते हैं, कोई वस्तु है तो उसका भार कैसे निकालते हैं या उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो मैंने बताया था कि भार कुछ नहीं है, अर्थ के द्वारा लगाया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स है, और मैंने बताया था क्लियर कट आप लोगों को कि जो भार होता है वो बल के बराबर होता है, यानी कि फोर्स के बराबर होता है, और वो जो फोर्स होता है वो किसी अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। तो WE जो होता है वेट ऑन अर्थ इक्वल टू FE होगा, यानी कि एक तरह का फोर्स है, ठीक है। तो इसको FE भी लिख सकते हो, फोर्स ऑन अर्थ या फोर्स बाय अर्थ इसको बोल सकते हो। इसका एक फार्मूला होता है, देखो क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है G इंटू M, यहाँ पे ME लिख लेते हैं, इंटू M डिवाइडेड बाई RE स्क्वायर, ठीक है, या सिंपली R स्क्वायर भी लिख सकते हो, यहाँ पे पूरा ME भी लिखने का जरूरत नहीं है। यानी कि W का जो फार्मूला हो गया वो हो गया M डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब सवाल ये है कि ये फार्मूला क्या है, ठीक है। यहाँ पे G क्या है, कैपिटल M क्या है, स्मॉल m क्या है, R क्या है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं डिफाइन करता हूँ। फिलहाल मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। ये फार्मूला है, डायरेक्टली पूछा जाएगा कि दिए हुए निम्न ऑप्शन में से या जो भी 4 ऑप्शन दिया हुआ उसमें से कौन सा भार का सही फार्मूला है, ठीक है, भार का सही सूत्र है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जहाँ पे ये एक ऑप्शन रहेगा, एक और बाकी के 3 रॉन्ग ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा समझिए इसको। ये जो W है ये तो हम लोग समझ गए, W क्या है भाई? तो भार है, ठीक है। अब इंग्लिश में इसको हम लोग वेट बोलते हैं। उसके बाद जो G है इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है इसका वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी जस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन भी किए थे तो वहाँ पे यही वैल्यू लिखे थे, इसको भी याद रखना, हो सकता है यही सिर्फ पूछ दे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी वैल्यू कभी कभी पूछ देता है। और कैपिटल M जो है ये होता है मास ऑफ अर्थ, ये क्या होता है? मास ऑफ अर्थ, ठीक है। कैपिटल M मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल जो m है ये क्या है भाई? स्मॉल m ये जो छोटा सा बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, कोई वस्तु रखा हुआ उसका मास है। तो इसको हम लिखेंगे मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब, मास ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है, कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान। मास ऑफ अर्थ का मतलब क्या है? ठीक है, पृथ्वी का द्रव्यमान। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे कि यहाँ पे R क्या है। तो ये जो R है ना, ये है रेडियस। मान लो ये कोई यहाँ पे
वस्तु रखा हुआ है तो यहाँ पे अर्थ के सेंटर से इस वस्तु का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग रेडियस बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोला जाता है रेडियस ऑफ अर्थ, यही हमारा क्या होगा, अर्थ का रेडियस भी होगा। तो आर जो है हमारा ये होता है रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से ये फार्मूला आप याद रख सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। ये जो फार्मूला है काफ़ी काम का फार्मूला है। अगर हम लोग किसी वस्तु का द्रव्यमान चांद पे निकालें या किसी अदर सतह पे या किसी अदर स्पेस में निकालें या ग्रह पे निकालें तो यही सेम फार्मूला वहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है। अगर चांद के लिए निकालें तो यही सेम फार्मूला यूज होगा, ठीक है। और मैंने बताया था कि जो द्रव्यमान होता है वो सारे जगहों पे सेम होता है, लेकिन जो भार होता है जगह चेंज होने से चेंज हो जाता है। इसलिए क्योंकि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि W जो होता है m इंटू जी होता है, यानी कि जो भार का वैल्यू होता है ये g पे डिपेंड करता है। और हर जगह का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, अलग अलग होता है। अर्थ का अलग है, पृथ्वी का अलग है, चांद का अलग है, कोई और भी ग्रह होगा तो उसका अलग होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हर जगह चेंज होते रहता है, जिसके कारण जो भार होता है किसी वस्तु का वो चेंज हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो इस बात को ऐसे याद रखना है, क्लियर। अब देखो, अब कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चांद, मान लो किसी चीज़ का धरती पे जो या अर्थ पे वजन इतना है, यानी कि भार इतना दिया है, और पूछा जाता है कि चांद पे उसका भार क्या होगा, ठीक है। या चांद पे उसका भार इतना है तो धरती पे भार क्या होगा। तो एक रिलेशन होता है, उसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। एक्चुअली क्या है कि वो जो रिलेशन है वो एक डेरिवेशन से फाइंड आउट करके लाया जाता है। ये जो फार्मूला यूज किया गया ये अर्थ के लिए, सेम ऐसा ही फार्मूला यूज किया जाता है मून के लिए। जैसे उसका GM इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं G इंटू M इंटू M डिवाइडेड बाई RM स्क्वायर, ठीक है। जैसे ये WM इक्वल टू वेट ऑन मून को हम लोग WM से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेम फार्मूला। और इसी का हम लोग जैसे G का वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, कट जाता है। मास भी, अर्थ का मास भी पता है आज के डेट में, मून का भी मास पता है, तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद रेडियस भी अर्थ का पता है, मून का भी रेडियस पता है। तो खैर उतना आपसे नहीं पूछा जाएगा एग्जाम्स में, इसलिए उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को कम टाइम में ज़्यादा तैयारी करना है। तो जो रेशियो हम लोग निकालते हैं या जो रिलेशन निकालते हैं उसके अनुसार जो हम लोग को रिलेशन मिलता है मैं डायरेक्ट उसको लिख देता हूँ, जो कि VV है, ठीक है। ऐसे देखोगे नोट पॉइंट में मैं लिख देता हूँ, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पे, चंद्रमा बोलने का मतलब क्या है, मून हो गया, ठीक है, जो होता है उसका या समान या सेम वस्तु, या आप समझ सकते हो उसका, ऐसे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, भार पृथ्वी पे 6 गुना मतलब 6 टाइम्स, 6 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इस बात को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये नोट पॉइंट है, VV यही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो इसका रिलेशन क्या होगा, तो WE लिख लेते हैं, ठीक है। अर्थ पे किसी चीज़ का भार WE इक्वल टू होता है 6 इंटू WM, ठीक है। जहाँ पे WE जो है वेट ऑन अर्थ है, मतलब जमीन पे भार, इसको क्या बोल सकते हैं, जमीन पे भार, ठीक है। और WM क्या है, तो वेट, यहाँ पे T छूट गया है, वेट ऑन मून, ठीक है, मतलब चंद्रमा पे भार, चंद्रमा पे भार, ठीक है। तो इस तरीके से ये रिलेशन याद रखना होगा। एक मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद। तो आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए एक मैंने एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लिख रखा है, थोड़ा सा उसको पढ़ते हैं। किसी वस्तु का भार चांद पे 24 N है, तो उसी वस्तु का भार पृथ्वी पे क्या होगा। थोड़ा सा इसको देखिए, समझिए और इसको बनाने का खुद से कोशिश कीजिए,
तो क्या आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया? क्या प्रश्न है भाई? किसी वस्तु का भार चांद पे 24 N है, भार है तो ऑब्वियसली उसका जो ये इकाई होगा वो N यानी कि न्यूटन होगा। अब कह क्या रहा है? तो उसी वस्तु का भार पृथ्वी पे क्या होगा? तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि किसी चीज़ का भार चांद पे जितना होगा उससे 6 गुना ज़्यादा उसी वस्तु का भार पृथ्वी पे ज़्यादा होगा, 6 गुना ज़्यादा होता है पृथ्वी पे। तो ये तो क्वेश्चन बहुत सीधा सीधा है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पृथ्वी पे किसी चीज़ का भार इतना है तो चांद पे उसका भार कितना होगा। तो ये रिलेशन याद रखोगे ना तो हमेशा काम आएगा। धरती पे जो भी चीज़ होगा चांद से अगर उसका कंपेयर करोगे तो 6 गुना ज़्यादा भार मिलेगा। तो चलो भाई इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको क्वेश्चन करना बहुत ही आसान है। किसी वस्तु का भार चांद पे दिया हुआ है यानी कि WM का वैल्यू दिया हुआ है, वेट ऑन मून दिया हुआ है 24 N, ठीक है, और निकालना क्या है? WE का वैल्यू निकालना है। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, बट इस क्वेश्चन को करने के लिए भी आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। WE इक्वल टू हम लोग जानते हैं 6 × WM, ठीक है। तो 6 गुना WM का वैल्यू दिया हुआ है 24 होगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौका 24 का 4, 2 12 1 14, इतना N आ जाएगा, इतना न्यूटन जो है इसका आंसर आ जाएगा, 144 न्यूटन आ जाएगा। यानी कि देखो जिस चीज़ का धरती पे भार 24 न्यूटन है, अब ये चांद पे जाके कितना हो जाएगा? 144 न्यूटन होगा। इसलिए क्योंकि ये जो फार्मूला होता है ना उसमें जो मास ऑफ मून होता है अर्थ से कम होता है और उसका रेडियस थोड़ा सा कम होता है, रेडियस भी कम होता है और मास भी कम होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि ये जो फार्मूला आता है, ये वाला जो रिलेशन आता है, ये एग्जैक्टली ये भी फार्मूला जो होता है ना ये इतना होता है 6.02 × WN होता है, WM होता है। तो ये 02 को हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, सिंपली 6 रखते हैं। मान लो कहीं पे ज़रूरत पड़ गया तो 6.02 से मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो ये तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया। अब यही क्वेश्चन उल्टा पूछ देता तो क्या होता? तो 6 से आपको क्या करना पड़ता है? डिवाइड। उल्टा पूछने का मतलब क्या है? चांद पे किसी चीज़ का वजन दिया है, अब धरती पे निकाल लो भाई, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन वैसा भी मैं करा देता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। प्रश्न में क्या लिखा हुआ? किसी वस्तु का भार पृथ्वी पे 48 N है, मतलब 48 न्यूटन है, तो उसी वस्तु का भार चांद पे क्या होगा? मतलब अर्थ पे यानी कि हमारे पृथ्वी पे कोई वस्तु है जिसका भार जो है 40 N न्यूटन है यानी कि 48 न्यूटन है, तो उसी वस्तु का भार चांद पे पूछ रहा है। तो आप लोगों को ये बात पता चल गया कि दिया हुआ क्या है? हम लोग को दिया हुआ है WM का वैल्यू 48 न्यूटन, ठीक है, और ज्ञात क्या करना है? तो वस्तु का भार चांद पे यानी कि उसी वस्तु का भार चांद पे क्या होगा? दिया हुआ है, गलत हम लिख लिए, दिया हुआ है WE का वैल्यू, मतलब किसी चीज़ का भार दिया हुआ है अर्थ पे तो WE का वैल्यू दिया, और WM का वैल्यू हम लोग से ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। तो क्या ये क्वेश्चन हम लोग कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। अगर आपको फार्मूला याद है WE = 6 × WM तो आप कर पाओगे। हम लोग को निकालना है क्या? WE का वैल्यू दिया हुआ है, 6 तो कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब नहीं है, WM का वैल्यू निकालना है। यहाँ से WM का वैल्यू निकालना होगा तो 6 को इधर भेजोगे तो ये कितना आ जाएगा? WE/6 आ जाएगा और ये WM हो जाएगा। WE का वैल्यू दिया हुआ है 48 / 6 = WM हो जाएगा। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो 48 को 6 से जब डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो ये कितना आ जाता है? 8 आ जाता है। 8 × 6 = 48 होता है ना, तो 8 न्यूटन इसका आंसर आ गया WM का, यानी कि WM = आ गया 8 न्यूटन, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रश्न आपसे आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब प्रश्न आता है तो बहुत जल्दी बन जाता है, नहीं आता है, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो फिर कोई बात ही नहीं। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रहेगा। अगले वीडियो लेक्चर में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।